Study what? De Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis. hypothesis. De Broglie hypothesis. Can you see the screen? Yeah, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, topic of the day is de Broglie hypothesis. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि पहले ये साबित हुआ कि रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस कंटिन्यूअस वेव। फिर उस वेव थ्योरी ने लाइट के बहुत सारे फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर दिया। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो लोग अल्टरनेट सोचने लगे। 1900 में मैक्स प्लांक ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया। मैक्स प्लांक स्पेशली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए ही काम कर रहे थे और उन्होंने महसूस किया कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्स टू एक्सप्लेन इट। देन ही प्रपोज्ड Planck's quantum theory, and that has explained black body radiation. In 1905, Albert Einstein extended this Planck's theory. He proposed a theory of relativity equal to mc square, and that has explained photoelectric effect and Compton effect. इतना हो गया था। 1924 में लुइस डी ब्रॉगली, हम लोग सिंपली डी ब्रॉगली लिखते हैं, उनका नाम है लुइस डी ब्रॉगली। इन्होंने अपने पीएचडी थीसिस में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, डी ब्रॉगली वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने बीए हिस्ट्री से किया था और बाद में फिर फिजिक्स पढ़ा और फिजिक्स में पीएचडी किया, और ये इतना सुंदर थ्योरी दिया जिसके लिए इनको 1929 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। और इन्हीं को नहीं मिला, इस डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत सारे लोग काम करके, इनके स्टूडेंट, इनके फ्रेंड्स नोबेल प्राइज ले सके। डी ब्रॉगली सिंपली सेड that if radiations have particle behavior, then particle must also should behave like waves. ठीक है? अगर पार्टिकल को, वेव को पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल को भी वेव नेचर होगा। मतलब डुअल बिहेवियर इज shown by what? Everything of this universe, everything of this universe show dual behavior. यही डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है। और यही महोदय जो आप सामने देख रहे हैं, इनको लोग प्रिंस कहते हैं, प्रिंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इन्होंने ही दिया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है? और हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? Just as radiation has particle-like properties, electrons and other material particles possess wave-like properties. Just radiation has particle-like properties. जैसे रेडिएशन को particle-like properties है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन और अदर मेटेरियल पार्टिकल को भी wave-like properties होगा। या ऐसे कह सकते हैं, dual behavior is shown by radiation, not by radiations only,
मैटर टू शो डुअल बिहेवियर। ठीक है, डुअल बिहेवियर इज नॉट शोन बाय वेव्स ओनली, रेडिएशंस ओनली, मैटर टू शो डुअल बिहेवियर। मैटर भी डुअल बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? No, sir. समझ गए बात? अब देखिए डी ब्रोगली ने क्या किया। डी ब्रोगली ने कुछ नहीं किया। डी ब्रोगली ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और अल्बर्ट आइंस्टीन के फोटॉन थ्योरी को कंबाइन कर दिया। डी ब्रोगली ने एज्यूम किया कि वेव जैसे जो पार्टिकल के साथ वेव है उसको भी फ्रीक्वेंसी मी होगी, वेवलेंथ लैम्डा होगा, एनर्जी ई होगा और Speed of light क्वांटम होगा। पी होगा। तो डी ब्रोगली ने दोनों कंसेप्ट को सिर्फ मिक्स किया। डी ब्रोगली ने दिखाया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां E क्या है? What is E? Energy. And what is M? Mass. And what is C? Speed of Speed light. of light. ये एक इक्वेशन हुआ, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है प्लैंक्स का, E इक्वल टू h न्यू, where E is again energy, h is Planck's constant, जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड है, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब बात सुनिए क्या हुआ। प्लैंक्स ने कहा E इक्वल टू mc स्क्वायर, सॉरी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा E इक्वल टू mc स्क्वायर, और आइंस्टीन ने कहा E इक्वल टू h न्यू। आइंस्टीन का रिलेशन है मास से, उसके इक्वेशन में मास है मटेरियल के लिए, और प्लैंक का h न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी है। रेडिएशंस के लिए दो अलग अलग इक्वेशन है। आइंस्टीन का इक्वेशन है कि m मास का ऑब्जेक्ट है, उसके पास कितनी एनर्जी है। अब प्लैंक का इक्वेशन है कि न्यू फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन के पास कितना एनर्जी। डी ब्रोगली ने कहा कि जब दोनों डुअल बिहेवियर शो करता है तो दोनों एनर्जी सेम होगा ना। Yes, sir. De Broglie believed that particles and wave have the same behavior, so he proposed that the two energies would be equal. So mv square equal to h nu. यहाँ गौर कीजिए, mc स्क्वायर को हमने mv स्क्वायर कर दिया है। क्यों कर दिया है? mc स्क्वायर तो पर्टिकुलर सिर्फ लाइट के लिए है ना। पार्टिकल्स के पास स्पीड ऑफ लाइट नहीं होता है, तो पार्टिकल के लिए उसको कर दिया गया mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। अगर mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, न्यू बराबर होता है v बाय लैम्डा, मालूम है ना। न्यू बराबर होता है c बाय लैम्डा लाइट के लिए, जनरल हो जाएगा न्यू बराबर v बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये मान दे देंगे, क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू एच बी बाय एम बी स्क्वायर। एक भी से भी कैंसिल हो गया, ये हो गया एच बाय एम बी। ठीक है, इसको हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था E इक्वल टू mc स्क्वायर, और प्लैंक ने कहा E इक्वल टू h न्यू। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जब दोनों बिहेवियर सेम है तो ये सेम होगा, mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। ठीक है, और आपको मालूम है न्यू बराबर होता है c बाय लैम्डा, मालूम है न्यू बराबर c बाय लैम्डा। क्या हो गया?
mc स्क्वायर बराबर hc बाय लेमडा होगा। सो लेमडा बराबर hc बाय mc स्क्वायर, cc कैंसिल हो गया, h बाय mc। सो लेमडा बराबर m हुआ मास, c हुआ स्पीड, दैट इज मोमेंटम p। ये हम रेडिएशंस के लिए निकाले हैं, इसलिए c लिखते हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मटेरियल पार्टिकल है उसके पास तो स्पीड ऑफ लाइट का नहीं होता वेलोसिटी, उसने c के बदला में ही यूज किया, mv स्क्वायर बराबर h न्यू। फिर न्यू बराबर v बाय लेमडा, ये मान पुट कर दिया, mv स्क्वायर बराबर hv बाय लेमडा, v भी कैंसिल हुआ, mv बराबर h बाय लेमडा। तो लेमडा बराबर h बाय mv, और m इंटू भी जानते हैं, आप जानते हैं ना, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम सर। मोमेंटम। सो लेमडा इक्वल टू h बाय p। ये डिराइव किया डी ब्रॉगली ने, ठीक है। Yes, sir. क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और अल्बर्ट आइंस्टीन के फोटॉन थ्योरी को मिक्स करके ये इक्वेशन डिराइव कर लिया, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ, लेमडा h बाई पी या लेमडा h बाई एम भी से आप निकाल सकते हो। उनको मास मालूम हो, वेलोसिटी मालूम हो तो लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा मालूम हो तो मास या वेलोसिटी निकाल सकते हो, h कांस्टेंट है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, होता है जी सर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, 2ek इक्वल टू mv स्क्वायर होगा। तो v स्क्वायर बराबर 2a by m। k बाय m होगा। यस सर। तो v बराबर रूट अंडर 2a by m। 2ek लिखते हैं फॉर कनेक्टिंग, आप सीधे ई भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अभी हम लोग पढ़े थे लेमडा बराबर h बाई एम भी पढ़े थे, लेमडा इक्वल टू h बाई एम भी। ये भी का मान दो ना, क्या होगा, h बाई एम रूट अंडर 2a by m। 2ek बाई m। इस m को ले जाइए अंदर, क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर। m स्क्वायर, एक m कट जाएगा। यस सर। तो क्या निकला इक्वेशन, देखिए इस फार्मूला की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेमडा बराबर h बाय रूट अंडर 2m इंटू ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है बुक में ऐसे ही लिखा हो, लेमडा बराबर रूट अंडर 2me, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ E काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली का दो रूप देखा आपने इक्वेशन का, एक है लेमडा बराबर h बाई एम भी, और दूसरा लेमडा इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m इंटू ई। लेमडा बराबर h बाई 2m इंटू ई। यहाँ लेमडा क्या है, वेवलेंथ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ। h क्या है, प्लांक्स प्लांक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है। 2 तो 2 है, m है मास, और E है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए लेमडा में कंफ्यूजन होगा आपको, दो लेमडा की बात होती है यहाँ। एक लेमडा जो पढ़े हैं आप रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ, लेकिन ये लेमडा रेडिएशन का वेवलेंथ नहीं है,
ये किसका है? ये लैम्डा मैटर वेव का वेवलेंथ है, मैटर वेव का वेवलेंथ है, ध्यान देना। जब ये रेडिएशन होगा E बराबर hc बाय लैम्डा होगा। ये लैम्डा हुआ ओनली फॉर रेडिएशंस, और ये लैम्डा h बाय एम भी जो है ये लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, जिसमें पार्टिकल और मैटर दोनों, सॉरी वेव दोनों का बिहेवियर है। क्लियर? आज के बाद कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। वेवलेंथ दिया है देख लेंगे, रेडिएशन दिया हुआ है तो फॉर्मूला E बराबर hc बाय लैम्डा होगा, और अगर मैटर दिया हुआ है तो वो लैम्डा h बाय एम भी या लैम्डा h बाय रूट अंडर 2me होगा। कोई दिक्कत? Nope. No. चलिए, तो अब आप देखिए इसको कैसे डिराइव किया, हमने दिखा दिया आपको डेरिवेशन। ये है डी ब्रॉगली का mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, या mv स्क्वायर इक्वल टू h v बाय लैम्डा। mv स्क्वायर h जो भी वो न्यू है, नीचे जो है h v है लैम्डा, इसे लैम्डा बराबर h v बाय mv स्क्वायर, v भी कैंसिल हो गया, लैम्डा इक्वल टू h बाय mv। ठीक है, और mv बराबर p, सो लैम्डा इक्वल टू h बाय p। और m मास के पार्टिकल अगर v स्पीड से घूमते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी E बराबर mv स्क्वायर होता है। आप mv स्क्वायर वो वैल्यू दे दिया गया, लैम्डा बराबर h बाय रूट अंडर 2me, ये वाला फॉर्मूला, लैम्डा बराबर h बाय 2me फॉर्मूला ये डिराइव हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि दुनिया में सब डुअल है, सब डुअल, हम लोग भी मैटर भी हैं और वेव भी हैं, तो फिर हम ऐसा महसूस क्यों नहीं करते? लाइट भी पार्टिकल है, हमारे ऊपर लाइट सन से आके नीचे माथा पर गिरता है, या हमारे कमरे में लाइट जलता है माथे पर आता है, हमें चोट क्यों नहीं लगती? जब दुनिया में सब डुअल है, सब मैटर है, सब वेव है, तो फिर हम कभी फील नहीं करते हैं कि वी आर वेव्स, हम ये फील नहीं करते हैं कि लाइट इज पार्टिकल। ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम 3 एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, इसको आप लोग हल करिए, यू विल गेट द आंसर। दिख रहा एग्जांपल? एग्जांपल दिखा भाई? Yes, 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 sir. इसको हल Yes, करो sir. जल्दी, फटाफट 2 मिनट में उसको सॉल्व करिए, एंड यू विल गेट द आंसर कि हम ऐसा क्यों महसूस नहीं करते कि दुनिया में जो भी है सब डुअल है। पहला प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ a body of mass 60 kg moving with a velocity of 20 किलोमीटर पर आवर। पहला है मास है 20 kg और वेलोसिटी है So mass 60 kg है सर। किलोमीटर पर आवर। तो आप जानते हैं मास 60 kg है। 60 kg, अपना फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h बाय एम भी। ठीक है, h का वैल्यू कांस्टेंट है, हम लैम्डा निकालेंगे, h है 6.625,
10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। m है 60 kg। SI सिस्टम में क्या लेते हैं हम लोग? ग्राम। नहीं, केजी सर। kg ही लेते हैं, ये kg 60 ही रहेगा, kg। वेलोसिटी और चेंज v हो है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या रखते हैं SI सिस्टम में? जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। क्या हो गया? 20 किलोमीटर इंटू 1000 ना, 1000 मीटर पर किलोमीटर होगा ना? यस यस और सर। आवर है 20 पर आवर। पर आवर तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड सेकंड। एन होगा। यस सर। तो कैंसिल कर दो, क्या हो गया? 200/36। गुना भाग से करते रहना। 200/36 मतलब 50/9। 9 5 जा 45, 9 5 नियरली 5.5 मीटर पर सेकेंड। देखो चेक करो, सही है? यस सर। यस सर यस सर। चेक Yes. करो, जल्दी में हम गलती भी कर सकते हैं। 5.5 मीटर पर सेकेंड। इसको हल करिए, कितना हो जाएगा? 6.625 बाई 6 इंटू 5.5 10 पावर -34। और ये Minus इसको भी ऊपर ले जाएंगे। यस सर 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो 35 हो जाएगा ना? यस सर। लगभग 36 आएगा। इसको हल करेंगे तो देख लीजिएगा। यस सर। जो भी हो, कितना मीटर के आसपास आएगा इसका वेवलेंथ। अब गुना भाग करके देख लेंगे इसको, ठीक है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हो, ये 10 पावर -36 मीटर आया वेवलेंथ किसका? जिस बॉडी का मास 60 kg है और जो 20 किलोमीटर पर आवर के रेट से जा रहा है। ठीक है? जो 60 kg का बॉडी है, जिसका मास 60 kg है और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, उसके पास इतना मीटर वेवलेंथ है। हम लोग लगभग उसके आसपास के होंगे 60 kg के, या कोई 40 kg होगा, कोई 30 kg होगा। तो देखो ना, यही ना बदलेगा, सिर्फ ये डिजिट बदलेगा ना, लेकिन ये वैल्यू तो सेम रहेगा -35 वाला। यस सर। के आसपास में सबका होगा। इसका 60 हो, 40 हो, 50 हो, तो क्या अंतर पड़ेगा? ये डिजिट चेंज होगा, ये वेवलेंथ। अब देखिए 10 पावर -35 36 रेंज का वेवलेंथ है, मतलब नेग्लिजिबल है। वो मास लार्ज है, वेवलेंथ नेग्लिजिबल है। सो वी डू नॉट फील दैट वी आर वेव। हम लोग वेव हैं, हमारे पास वेवलेंथ है, लेकिन वेव प्रॉपर्टी बहुत छोटा है। नेग्लिजिबल है सर। नेग्लिजिबल है। है और मेटेरियल प्रॉपर्टी डोमिनेटेड है। सो वी फील दैट वी आर मैटर। फाइनल क्या हुआ? लार्ज बॉडीज हैव लार्ज मास एंड नेग्लिजिबल वेवलेंथ। मास is large, wavelength is what? Negligible. Negligible. Hence, treated as wave. Sorry, treated as matter. ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा? Treated है तो डुअल, लेकिन वेव प्रॉपर्टी डिमिनिश्ड है, इसलिए हमको लोग मैटर मानते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? एक रेडिएशन है
600 नैनोमीटर का, जिसका निकालना है मास। दूसरा क्वेश्चन है लेमडा लेमडा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर और मास निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, लेमडा h/mv। लेमडा है 600 नैनोमीटर, h है 6.625 10 पावर -34 जूल सेकेंड। इसको बनाएंगे मीटर तो 600 इंटू 10 पावर -9 9 मीटर। मास निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पता है ना, जो कोई भी रेडिएशन होगा, वेव होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा सवाल में दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर 10 पावर -9 मीटर के बराबर होता है, इसलिए हम इसको गुना कर दिए मीटर बनाने। h का मान दिया हुआ है, कांस्टेंट है, मालूम रहता है। m निकालना है, और चूंकि रेडिएशन है, इसका भी है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मास निकालिए, गुना भाग करने आता है आप लोगों को। m बराबर कितना होगा? 6.625 10 पावर -34 जूल सेकेंड बाई 600 इंटू 10 पावर 9 मीटर इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो हल करके कितना हुआ, ये 6.625 बाई 18 into 10 to the minus ये 42. 8 और 2 10 है, यहाँ माइनस है 10 पावर -35। देख रहे हैं क्या दिख रहा है आप लोगों को? बहुत कम है सर। कितना कम है? कितना बहुत? बहुत Negligible. जिस रेंज में आपका वेवलेंथ आया था, रेंज याद करिए, जिस रेंज में हम लोगों का वेवलेंथ आया था, उसी रेंज में लाइट का मास है। इस लाइट का वेवलेंथ मेजरेबल है और मास नेग्लिजिबल है, इसलिए क्या करेंगे, इसको मानेंगे, वेव मानेंगे। है तो डुअल, ठीक है। क्या लिखेंगे? वेवलेंथ इज measurable and mass is negligible। वेवलेंथ मेजरेबल है और मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। अभी क्या हुआ था इससे पहले, जब हम लोग निकाले थे किसी बॉडी का वेवलेंथ, वेवलेंथ आया था नेग्लिजिबल, इसमें मास आया नेग्लिजिबल, hence treated as wave। आई बात समझ में? तो जो बड़ी वस्तुएं हैं उसका वेवलेंथ नेग्लिजिबल है, जो रेडिएशंस हैं उसका मास नेग्लिजिबल है। अब आते हैं हम अपने काम पर। हम लोग तो इलेक्ट्रॉन की चर्चा करना चाहते हैं ना, आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या हाल है। आपको तो मालूम है इलेक्ट्रॉन का तो मास निकाला गया था, मास मेजरेबल है। जे थॉमसन ने और मुल्लिकन ने मिलकर उसका मास निकाला था। यस सर। हमको क्या निकालना है? मास निकालना है ना, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है? 9.1 10 पावर -31 kg। 31 kg. और वेलोसिटी होता है 2.18 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड ना।
हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में है, z बराबर 1 n बराबर 1, यस यस सर। क्या होगा 2.18 10 पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। निकालिए लैम्डा h बाय m भी क्या होगा 6.625 10 पावर -34 जूल सेकेंड। m हुआ मास 9.1 10 -31 kg। v हुआ 2.18 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हल करिए 6.625 बाय 9.1 इंटू 2.18। हम इस नंबर से इंटरेस्टेड नहीं हैं, 10 के पावर से इंटरेस्टेड हैं। देखिए -31 है और 6 है यहाँ, -25 हो जाएगा। 25 हो गया। कितना बचा 10 पावर -9 मीटर ना, यस सर। नैनोमीटर आ गया। इतना नैनोमीटर, और नैनोमीटर का वेवलेंथ मेजरेबल है, बोथ मास एंड wavelength are measurable। अब बात समझे, क्या समझे कि हमारा जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों प्रॉपर्टी है, वो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। और डी ब्रॉगली ने भी पहले एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का ही लिया था। इतना 3 दिन से जो हम लोग बाउंड्री बना रहे हैं, उसका फाइनल रिजल्ट हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पॉजेस ड्यूअल बिहेवियर एप्रिशिएबली। फाइनल रिजल्ट सुनिए, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स हैज ड्यूअल बिहेवियर। दुनिया में जो है सब ड्यूअल है, सब ड्यूअल है, न कोई पार्टिकल है न कोई वेव है। लेकिन जो लार्ज बॉडी है उसमें मटेरियल प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है, जो रेडिएशंस हैं उसमें वेव प्रॉपर्टी डोमिनेट करता है, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स तक, इसमें दोनों प्रॉपर्टी डोमिनेट करता है। इसका बिहेवियर ड्यूअल होता है। इसको ड्यूअल मानकर हम इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, परंतु डी ब्रॉगली ने ये सब थ्योरेटिकल काम किया, वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, हाइपोथेसिस है। ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है। लेकिन बाद में जे थॉमसन का बेटा जीपी थॉमसन, डेविसन और जर्मर, दोनों दो, डेविसन जर्मर एक साथ, थॉमसन अलग, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कराया और देखा कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न के समान होता है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न, मेटल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, उसका डिफ्रैक्शन जो पैटर्न मिलता है वह एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न से मिलता है, और एक्सरे वेव है, साबित है। तो एक्सरे से बिहेवियर मिलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल है। एक्सपेरिमेंटली भी बाद में वेरीफाई हो गया। ये लाइन आप याद रखिए, हु वेरीफाइड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डेविसन एंड जर्मर। वैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनका समर्थन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि डी ब्रॉगली, बाकी बहुत विरोध हुआ उसमें, लोग मानने को तैयार नहीं थे, सब कुछ ड्यूअल कैसे हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समर्थन किया, और श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन डिराइव किया डी ब्रॉगली के इक्वेशन से, तो उसने भी इसको मदद पहुंचाई। ठीक है, किसने किया, श्रोडिंगर श्रोडिंगर ने
अल्बर्ट आइंस्टीन ने मदद किया इसको। ठीक है। De Broglie was credited for his hypothesis, but he had no actual experimental evidence. In 1927, Davison and Gerber bombarded electron beam onto nickel crystal. They saw that the diffraction of the electron is similar to diffraction of X-ray waves, and X-ray as wave, it is obvious. Therefore, electron also behave as wave. And later on, G.P. Thomson also got same result as Davison. So this इस थ्योरी की विशेषता क्या है? दो इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना है आपको। पहली विशेषता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस गेव द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज क्वांटम मैकेनिक्स साइंस का एक बड़ा सा लार्ज फील्ड है, साइंस का, नॉट ओनली केमिस्ट्री का, ये फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का भी है, बायोलॉजी का भी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो वेव मैकेनिक्स है उसको उसका बेसिस है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अगर डी ब्रॉगली ये बात नहीं कहते कि सबको डुअल बिहेवियर है तो वेव मैकेनिक्स का जन्म नहीं हो। इट वाज सपोर्टेड बाय आइंस्टीन, confirmed by electron diffraction of J.P. Thomson, Davison and Gerber, and generalized by the work of Schrödinger. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन के बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसके द्वारा हम लोग अब सूक्ष्म वस्तुओं को भी देख लेते हैं। अभी आप देखते होंगे टीवी पर कोविड-19 का आता है ना फोटो सब, ये फोटो कहां से मिला है पता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एप्लीकेशन है इसमें, वरना हम लोग कोरोना का स्ट्रक्चर नहीं जान पाते, है ना। नैनो साइज का है कोरोना, इसका स्ट्रक्चर किसी माइक्रोस्कोप से नहीं निकाल सकते थे हम। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम कोरोना का स्ट्रक्चर जान पाए। इसलिए थैंक्स टू डी ब्रॉगली। स्ट्रक्चर नहीं जान पाते तो उसका वैक्सीन कैसे बनाते, दवा कैसे बनाते, पूरी दुनिया के लोग हो सकता है प्रभावित होकर समाप्त हो जाते। ठीक है, और बताइए, और किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? No question. Then thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा, ये जो स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है इससे? नो सर। Then it will continue now.